साथ बदलते भारत की शान। किसान भाइयों बहनों नमस्कार। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं अपने 3 सेगमेंट्स के जरिए, जो कि है विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। इन तीनों ही सेगमेंट्स में होती हैं कुछ ऐसी खास जानकारियां जो कि आपके लिए काफी लाभदायक साबित हो सकती हैं। तो फिर आइए देर किस बात की, अपने आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से। किसान भाइयों बहनों, अपने इस सेगमेंट के जरिए हमारा प्रयास रहता है आप तक कुछ ऐसी विशेष जानकारियां पहुंचाना जिससे कि आपको खेती किसानी में मदद मिल सके। तो क्या है हमारे आज के सेगमेंट में खास आपके लिए, आइए डालते हैं एक नजर। मांसाहारी खाद्य पदार्थों की परख होने के कारण तेलंगाना के लोग देश के करीब 1/3 मटन की खपत करते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र हैदराबाद के वैज्ञानिकों द्वारा मेरा गांव मेरा गौरव कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित तेलंगाना राज्य के सिद्दीपेट जिले में इरकोडे गांव की महिला समूह मांसाहारी अचार और अन्य मूल्यवर्धित मांस उत्पादों के उत्पादन के माध्यम से सफल उद्यमी बन गई हैं। वो अब मीट ऑन व्हील्स वैन के माध्यम से उत्पादों को नवीन रूप से बेचती हैं। तेलंगाना के सिद्दीपेट शहर से करीब 6 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव इरकोडे को एमजी कार्यक्रम के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र ने गोद लिया है। गांव की अधिकांश महिलाएं गरीब हैं और दिहाड़ी मजदूरी के माध्यम से अपनी आजीविका कमाती हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से उद्यमी गतिविधियों के द्वारा इन्हें मांस और मांस उत्पादों के बारे में शिक्षित किया गया। सोसाइटी फॉर एलिमिनेशन ऑफ रूरल पॉवर्टी तेलंगाना की मदद से महिलाओं के एक समूह को एक संयुक्त दायित्व समूह JLG में संगठित किया गया और इरकोड महिला समाख्या के नाम से पंजीकृत किया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र ने उन्हें अनुसूचित जाति उपयोजना कार्यक्रम के एक भाग के रूप में स्वच्छ मांस उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन, पैकेजिंग और विपणन पर 5 दिनों का व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया। प्रशिक्षित होने के बाद महिलाओं ने क्षेत्र का सर्वे किया तो पाया कि वो अलग अलग गांवों और शहर के अलग अलग स्थानों पर मोबाइल वाहन से मांसाहारी अचार और नाश्ता बेच सकती हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र ने उत्पादों को ठंडा रखने और भंडारण करने, खाना पकाने, धोने, लटकाने आदि की सुविधाओं के साथ मीट ऑन व्हील्स को तैयार किया है। SCSP कार्यक्रम योजना के तहत मांस उत्पादों के छोटे पैमाने पर प्रसंस्करण के लिए मशीनरी भी प्रदान की गई है। महिलाएं अब अलग अलग स्थानों से थोक में ऑर्डर लेकर पूर्ति कर रही हैं। गुणवत्ता और स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अत्यंत ध्यान दिए जाने के कारण सिद्दीपेट मांसाहारी अचार एक छोटी अवधि के भीतर राज्य में सबसे अच्छा बिकने वाला उत्पाद बन गया है। भारी प्रतिक्रिया के साथ महिला समूह अब वैन के माध्यम से उपभोक्ताओं के दरवाजे पर ताजा मांस के विपणन में प्रवेश करने पर विचार कर रही है। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों और अन्य राज्यों से महिला समूह और अन्य उद्यमी अब यहाँ के महिला समूह से सीखने के लिए इरकोडे में उत्सुकता से आ रहे हैं। तो अभी आपने देखा सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसके साथ ही कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब
वो देखो। सिर्फ बैग पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। किसान भाइयों बहनों, अपने सेगमेंट के जरिए हमारा प्रयास रहता है एक ऐसे सफल किसान की कहानी आपको दिखाना जिससे कि आपको प्रेरणा मिल सके। तो आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे ही कामयाब किसान से जो आज दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। आज आपकी मुलाकात हम एक ऐसे महानायक से कराने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी सूझबूझ और हौसलों से हजारों लाखों किसानों को एक नई राह दिखाई। उनके खेतों में हरियाली जिंदगी में खुशहाली लाई, कठिन परिस्थितियों और कम संसाधनों में कामयाबी की कहानी लिखवाई। जी हां, देश के लाखों किसानों के बीच किसी सितारे की तरह चमक बिखेर रहे कुशल पाल सिंह सिरोही वो कर्मवीर हैं जिसने चुनौतियों के कांटों के बीच से गुलाब की महक लाई। ये आज जो हम जिस फार्म को न केवल हरियाणा, न केवल भारत, बल्कि बाहर के मुल्कों में भी अपनी गुलाब की खेती और ऑर्गेनिक खेती के लिए जाना पहचाना जाता है, ये भाई कुशलपाल सिरोही की मेहनत है कि आज हम इस फार्म को इस मकाम तक लेकर आए हैं। हरियाणा के कैथल जिले और इस जिले के चांदना गांव में पड़ने वाला सिरोही कृषि फार्म आज वैकल्पिक, व्यावसायिक, रसायन रहित ऑर्गेनिक खेती और औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहित करने वाला एक बहुचर्चित और बड़ा केंद्र है। इस कृषि फार्म से ही कुशलपाल सिंह सिरोही ने पूरे इलाके के किसानों को नई राह दिखाई है। उनमें वो हौसला और हुनर जगाया है जिसके दम पर आज किसान परंपरागत खेती के तरीकों को छोड़कर नए जमाने की नई खेती कर रहे हैं। मैं किसान को कहता हूं कि बदलाव लेके आओ। बेशक आप फ्लोरिकल्चर की तरफ जाना चाहते हो, आप ज़्यादा ना करो क्योंकि आप छोटे किसान हो, सीमंत किसान हो, आप थोड़े से शुरू करो। आप आधा एकड़ से शुरू करो, 1 एकड़ से शुरू करो। अपनी सूझबूझ, अपने अनुभव और वैज्ञानिक तौर तरीकों के मेल से कुशलपाल सिंह सिरोही ने खेती करने का अपना एक नया ही तरीका इजाद किया जिसमें विविधीकरण यानी मिश्रित खेती को प्रमुखता दी जाती है। कुशलपाल सिंह सिरोही ने वैज्ञानिक पद्धति को तो अपनाया ही, लेकिन उसके साथ पिछली पीढ़ियों की व्यवहारिकता, पूर्वजों के संचित ज्ञान को भी अपनी खेती का आधार बनाया। आज के दिन किसान को ऐसा फसल चक्र अपनाना चाहिए कि जिसमें उसको रोज़ाना आमदनी हो। जो हमारी परंपरागत खेती है उससे रोज़ाना आमदनी नहीं हो सकती, लेकिन हमारे जो बुजुर्ग जो चीज़ किया करते थे वो हमने उसको छोड़ दिया। वो एग्रो फॉरेस्ट्री भी करते थे, खेत में पेड़ भी लगाते थे, खेत के अंदर वो कहीं कूप के ऊपर किसी और के ऊपर सब्जी के वो चढ़ा देते थे बेल, एक आध अमरूद का पौधा भी लगा दिया, एक आध नींबू का पौधा भी लगा दिया। लेकिन आज ये चीज़ें ख़त्म हो गई, तो हम चाहते हैं कि उसी दोबारा उस पे किसान को आना पड़ेगा। कुशलपाल सिंह सिरोही 3 भाइयों में बीच के नंबर पर थे जिन्हें खेती का काम विरासत में मिला था। 1965 में पिता की असामयिक मृत्यु हो गई। तब बड़े भाई नौकरी कर रहे थे और छोटे भाई की पढ़ाई चल रही थी।
ऐसे में खेती संभालने की जिम्मेदारी कुशल पाल के कंधों पर आ पड़ी। ये वो दौर था जब भारत में हरित क्रांति की शुरुआत बड़े जोर शोर से हो चुकी थी और अच्छी पैदावार के लिए रासायनिक खाद और कीटनाशकों पर किसानों की निर्भरता बढ़ती जा रही थी। उस समय हर कोई केमिकल फर्टिलाइजर और कीटनाशकों का प्रयोग कर रहा था। जमाने की तर्ज पर चलते हुए कुशल पाल सिंह सिरोही ने भी वही राह पकड़ी। पैदावार में कई गुना बढ़ोतरी आई, लेकिन उसी अनुपात में लागत भी बढ़ रही थी। इसलिए ज्यादा पैदावार होने के बाद भी मुनाफा ज्यों का त्यों था। यही हाल आसपास के किसानों का भी था। दिक्कतें कम होने की बजाय बढ़ती जा रही थी। तब कुशल पाल सिंह ने इस समस्या का हल ढूंढा। ये वो वक्त था जब किसानों को एकजुट होने और विशेषज्ञों के मार्गदर्शन की दरकार थी। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर कुशल पाल ने अपने आसपास के किसानों को जोड़कर एक किसान क्लब की शुरुआत की। क्लब का नाम रखा गया प्रगतिशील किसान क्लब। किसान क्लब हमारा एक संगठन है किसानों का। हमने जो अपनी मेंबरशिप रखी हुई है, उस मेंबरशिप से ही हम किसान को इंटीमेट करते हैं, बता आज फला तारीख को हमारी मीटिंग है। तारीख तो हमारी निश्चित होती है, लेकिन किसी उस इशू के ऊपर मीटिंग है। कौन साइंटिस्ट आ रहे हैं, कौन हमारे बाहर के डिग्निटरीज आ रहे हैं, वो हम उनको बताते हैं उसके माध्यम से। अब SMS करते हैं, पहले हम पोस्ट कार्ड करते थे। किसान इकट्ठे होते हैं, बात सुनना चाहते हैं, किसान बदलाव चाहता है, बदलाव होना चाहिए। तो ये मैं उनको बार बार कहता हूँ, भारत सरकार की स्कीम है आत्मा, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट। करोड़ों का बजट इसका भारत सरकार का स्टेट में आता है, लेकिन वो किसान तक नहीं पहुँच पाती बात। मैं चाहता हूँ उस आत्मा को किसान तक पहुँचाया जाए। कुशल पाल कहते हैं कि मिश्रित खेती करते हुए किसान अपनी खेती को फायदेमंद बना सकता है और कामयाब हो सकता है, लेकिन इसके लिए किसान को उचित सलाह और मार्गदर्शन की जरूरत है। प्रगतिशील किसान क्लब उसी दिशा में रखा गया बड़ा कदम है, जिसमें नियमित तौर पर किसानों और विशेषज्ञों की गोष्ठियां आयोजित की जाती हैं। उसमें समस्याओं और जरूरतों का समुचित समाधान देने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा इस क्लब के जरिए किसानों को सरकारी तंत्र से जोड़ने का काम भी जोर शोर से होता है। किसान गोष्ठी जो हम करते हैं, हमारा ध्येय एक ही है कि किसान की लागत पैदावार कैसे हम घटा के उसकी आमदनी कैसे बढ़ाएं। अब अगर हम बात करते हैं कि फलदार पौधा लगाओ, तो फलदार पौधा लगाने के लिए किसान को नो एंड नाउ कहाँ से मिलेगा, पौधा उसको कहाँ से मिलेगा, उसकी परवरिश कैसे करेगा, उसकी देखभाल कैसे करेगा। इसलिए हमारी गोष्ठी के अंदर किसान से जुड़े हुए जितने भी विभाग हैं, चाहे वो बागवानी का विभाग है, चाहे वो एग्रो फॉरेस्ट्री का विभाग है, चाहे मछली पालन का विभाग है, चाहे हमारा और पशुपालन का विभाग है, हम उसमें सारे साइंटिस्ट उन लोगों को बुलाते हैं। तो जो कि गोष्ठियाँ हमारे किसान की जो भी समस्या है, चाहे वो सब्जी की समस्या है, चाहे उसकी गेहूं की समस्या है, चाहे उसकी पशु की समस्या है, चाहे उसको जंगली लकड़ी की समस्या है, वो अपनी समस्या वहाँ बताए और उसी का एक्सपर्ट उसकी समस्या दूर करे। दूसरा, जो विभाग हैं वो विभाग हमें सरकार की बात बताएं, सरकार किसान से क्या चाहती है, कैसे चाहती है, वो अपनी बात रखें, किसान तक पहुंचेगी उसमें गोष्ठी। यानी उसमें किसान का और सरकार का आदान प्रदान होता है। पिता की आकस्मिक मौत के बाद परिवार पर आए संकट से उभरने की राह ढूंढते हुए कुशल पाल सिंह सिरोही ने न केवल खुद को परेशानी से उभारा और कामयाबी की नई ऊंचाइयां हासिल की, बल्कि प्रगतिशील किसान क्लब के माध्यम से हरियाणा के तमाम किसानों को भी आगे बढ़ने का हौसला दिया और कामयाबी की राह दिखाई। किसान सीखना चाहता है, किसान जानना चाहता है, किसान बदलाव लेके आना चाहता है। हमारे किसान ऐसे हैं, मशरूम की खेती करते हैं। एक एक किसान ऐसा है, क्विंटल रोजाना मशरूम जिसके यहाँ तैयार होती है। आज सिरोही फार्म पर विशेषज्ञ वैज्ञानिक आते हैं जो किसानों को विविध खेती के लिए मार्गदर्शन देते हैं। कुशल पाल सिंह सिरोही की बताई हुई राह पर चलते हुए कैथल जिले के तमाम किसान नए तरीकों की खेती कर रहे हैं।
सरकार प्रयत्नशील है किसान को मार्केट देने के लिए। मैं केवल हरियाणा की बात कर सकता हूँ। हरियाणा सरकार जो है वो चाहती है कि अभी हम दिल्ली के आसपास कोई ऐसी मंडी विकसित कर दें कि जहाँ से हमारे फूल विदेश जा सकें। कृषि के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए सन 2000 में कुशल पाल जी को चौधरी चरण सिंह कृषक शिरोमणि पुरस्कार दिया गया। फिर अगले ही साल 2001 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ भारतीय किसान का बाबू जगजीवन राम पुरस्कार भी मिला। इसी दौरान उन्हें प्राइस कमीशन का सम्माननीय मेंबर चुना गया। इसके अलावा हरियाणा राज्य की ओर से चौधरी देवीलाल किसान पुरस्कार के साथ साथ सिरोही को जिला स्तरीय कई पुरस्कार मिल चुके हैं। सकारात्मक और रचनाशील ऊर्जा और जीवटपन, शायद ये वही खूबियां हैं जो कुशल पाल सिरोही को किसानों का महानायक बनाती हैं। तो किसान सीखना चाहता है, किसान करना चाहता है, किसान अंधेरे में है, किसान रास्ता ढूंढ रहा है। अगर उसको एक लो बना के सरकार रास्ता दिखा दे तो किसान बहुत तरक्की कर सकता है। तो अभी आपने देखा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट फार्मिंग इंडिया के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। तो आइए कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। किसान भाइयों बहनों, अपने दूसरे सेगमेंट्स की तरह इस सेगमेंट में भी कुछ ऐसी विशेष जानकारियां आपके लिए लेकर आए हैं जो कि आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित हो सकती हैं। तो आइए डालते हैं नज़र फार्मिंग इंडिया सेगमेंट पर। आज की वार्ता में मैं आपको अगेती पालक की बुआई कैसे करें, उससे खेती से अधिक लाभ कैसे प्राप्त करें, इसके बारे में आपको चर्चा करूंगा। आप देखें, पालक की जहां बात आती है, वैसे अमूमन तौर पे नॉर्मल किसान ये इसको सितंबर से अक्टूबर से लेकर के जनवरी फरवरी तक बुआई करता है और उस समय इसकी खेती ज़्यादातर करते हैं। लेकिन आप देखेंगे बाज़ार में इसकी बहुतायत मांग होती है और पूरे वर्ष भर इसकी खेती की जाती है। तो बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो सिर्फ पालक की ही खेती कर कर के अपनी आमदनी में वृद्धि करते हैं। तो जहाँ तक संभव हो सके हमारे किसान भाई, इस समय बाज़ार में पत्तेदार सब्जियों की मांग ज़्यादा होती है और यदि आप पालक की खेती करते हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा मिलता है। आप देखें, पालक ऐसी सब्जी है जो कि पोषण से भरपूर है। आप इसमें अधिक से अधिक विटामिन, खनिज लवण, आयरन तथा कैल्शियम मिलता है। इसके अलावा इसमें बहुत अधिक रेशा होता है तथा कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल कम होता है, जिसकी वजह से ये हमारे डायबिटिक के पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो ये पालक की सब्जियां अपने भोजन में समावेश करके अपने स्वास्थ्य को संतुलित कर सकते हैं और अधिक से अधिक स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। इसकी खेती आमतौर से ओपन खेत में करते हैं, फील्ड में करते हैं, और अगर किसान भाई के पास अपनी ज़मीन हो तो उसमें भी छोटे खेती में कर सकते हैं। अगर उनके पास घर के पीछे पिछवाड़े में अगर बैकयार्ड में जगह है, वहाँ भी इसकी खेती कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है, अगर फिर भी छत है आपके पास तो उस पर भी आप
कंटेनर गार्डनिंग कर सकते हैं, रूफ गार्डनिंग जिसको हम कहते हैं उसको कर सकते हैं। और जो हमारे किसान भाई आर्थिक दृष्टि से खेती करना चाहते हैं तो वो हमारे जो ओपन खेत हैं, फील्ड हैं, खुले खेत में 1-1 हेक्टेयर की खेती, जहाँ पे 1-1 एकड़ की खेती करते हैं हमारे किसान भाई, उसमें खेती कर सकते हैं। तो मैं उसके लिए आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये समय बहुत ही अच्छा आ रहा है, इस समय आप इसकी बुआई कर सकते हैं। इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि आप खेती की तैयारी अच्छे से करें। खेती की तैयारी में अगर आप देखें, क्योंकि ये पत्तेदार सब्जियां हैं, इनमें अगर खेती में जीवांश अधिक होगा तो पत्तियों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और उसकी वजह से आप अधिक उत्पादन भी ले सकेंगे। तो ये जहाँ तक बात हम देखने की है कि आप 25 टन सड़े गोबर की खाद अगर मिल जाए तो आप अपने खेत में 1 हेक्टेयर के हिसाब से मिलाएं, और नहीं तो आप फार्म यार्ड कंपोस्ट हो उसको भी मिला सकते हैं। अगर संभव हो तो आप वर्मी कंपोस्ट भी अपने खेत में मिला के डाल सकते हैं, तो जिससे कि ये भूमि जो है उर्वरा शक्ति इसकी बढ़े और उसमें जब आप बिजाई करेंगे तो पौधों की बढ़वार अच्छी हो सके। इसके साथ ही जब आप खेतों की अच्छी तरह से जुताई कर लेते हैं, उसमें ये आप जो सड़ी खाद है कंपोस्ट की मिला लेते हैं। मिलाने के बाद 1-2 हल से अच्छी से जुताई करें और बिल्कुल ज़मीन भुरभुरी हो जाए, पानी लगा करके बिल्कुल जब उसमें ओट आ जाए तब आप उसकी जुताई करें। जुताई करने के बाद आप देखेंगे तब ये बिजाई के लायक इसको आपको तैयार करनी है। जैसा बारिश का मौसम है इस समय, तो हमारे किसान भाई इस चीज़ को देख सकते हैं कि अगर उन्हें रेज्ड बेड पे खेती करनी है, जैसे ऊंची उठी हुई क्यारियां बनानी हैं, तो आप उसके लिए 1 मीटर चौड़ी क्यारियां बना सकते हैं, या 80 से लेके 1 मीटर चौड़ी क्यारियां टमाटर के लिए भी जैसे बनाते हैं, इस तरह से ऊंची उठी हुई 1 फुट लगभग ऊंची उठी हुई क्यारियां बनाएं और बीच में 2 क्यारियों के बीच में कम से कम 1.5 फुट की जगह छोड़ें, जिससे कि आने जाने में और उसमें पानी देने में लगाने में आपको असुविधा ना हो। तो इस तरीके से आप रेस्ड बेड पे खेती कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर किसान हमारे ऐसा भी देखा गया है कि वो बिल्कुल फ्लैट बेड में भी खेती करते हैं, बिना मेड़ बनाए हुए उस पर भी खेती कर लेते हैं। तो वो करते हैं, उनकी अगर ज़मीन में पानी के निकास का अच्छा प्रबंध है तो वो आप फ्लैट बेड में भी खेती कर सकते हैं। इसको अब खेती करने के लिए मैं आपको पहले उन्नत किस्मों के बारे में बता देना चाहता हूँ कि आप देखें पालक की बहुत अच्छी किस्में, बहुत हमारे स्थानीय किस्में भी हैं, किसानों के बीच में प्रचलित हैं, वो अपनी उगाते हैं। लेकिन कुछ अच्छी किस्में हैं जो हमारे पूसा संस्थान से निकाली गई हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली से। इसमें पूसा हरित एक बहुत ही अच्छी किस्म है जो कि हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत उगाई जाती है और मैदानी क्षेत्रों में भी इसकी खेती की जाती है। इसके अलावा दूसरी एक और किस्म है पूसा भारती। ये बहुत ही उत्तम किस्म है। अगर आप देखेंगे इसकी पत्तियों में तो इसमें रेशा तो होता है, लेकिन अगर आप जैसे पत्ती को मोड़ें तो पत्तियां बिल्कुल आसानी से मुड़ जाती हैं और कड़क करके टूटती हैं। तो इसकी एक खास पहचान है। अगर आप इसको आप खेती करते हैं तो इस जो अन्य किस्मों की अपेक्षा इसका बाज़ार भाव ज़्यादा आपको मिलेगा। इसके अलावा ऑल ग्रीन किस्म है जो कि बहुतायत है, प्रचलित है किसानों के बीच में। ये भी एक किस्म है, पूसा से भी निकाली गई है, इसकी भी खेती कर सकते हैं आप। तो ये जो कुछ उन्नत किस्में हैं पालक की, आप इसकी बीज उपलब्धता अपने लिए सुनिश्चित कर लें। जहाँ से भी आपको संभव हो, भारत अनुसंधान संस्थानों से या देश के बीज विक्रेता जहाँ से आप करते हैं वहाँ से प्राप्त कर लें। आप इसको ले करके अपने पास सुनिश्चित कर लें, क्योंकि बुआई का समय है, बुआई कर सकते हैं आप। वैसे तो आमतौर पे जो हमारे बहुत ही वैसे किसान हैं वो लगभग साल भर इसकी खेती हर मंथ में बुआई कर करके इसको बाज़ार में बेच करके इसका पैसा मुनाफा कमाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो जब 1 हेक्टेयर में आप खेती करना चाहते हैं तो लगभग 30 से 40 किलो इस बीज पर्याप्त होता है, क्योंकि इस समय बरसात का मौसम, थोड़ी सी बीज की मात्रा अधिक लगती है। और यही अगर आप जाड़ों के मौसम में करेंगे तो 25 से 30 किलो बीज काफ़ी पर्याप्त होता है। अब जहाँ तक बात है इसमें नत्रजन देने की, देखिए ये पत्तीदार सब्जियां हैं, इसमें आपको नत्रजन की मात्रा का ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। यदि आपने अच्छी सड़ी गोबर की खाद खेत में मिला रखी है, चाहे आप कंटेनर में कर रहे हों, गमलों में कर रहे हों, तो उसमें अच्छे से इसका जमाव होगा। अगर जहां हम खुले खेतों की बात करते हैं तो उसमें हम 75 किलो नत्रजन, 50 किलो फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटास की मात्रा संस्तुत करते हैं इसकी खेती के लिए। जहां तक आप अंतिम जुताई के समय में ये आप ध्यान रखें कि 25 किलो नत्रजन, 50 किलो फास्फोरस और 40 से 50 किलो पोटास की मात्रा खेत में अंतिम जुताई के समय मिला करके अच्छे से खेत की जुताई कर दें और बिल्कुल
पानी लगा करके उसे बुआई के लिए तैयार रखें। जब आप इस तरीके से करें और जो बाकी 50 किलो मात्रा बचती है नत्रजन की, तो इसको आप 30 दिन पे और 45 दिन पे इसका छिड़काव करते हैं, या यूं कह लें कि जब पहली कटाई कर लेते हैं या दूसरी कटाई के समय में 25-25 किलो की मात्रा का छिड़काव करके आप अपने पौधों को देने के लिए ध्यान रखें। तो अब आप बीज की बुआई कैसे करें? जब आप देखें इसमें मेड़ है तो आप इसमें कम से कम आप जो है 4 लाइनें या तो 20 से लेकर के 25 सेंटीमीटर पे लगा के 4 लाइनें आप बुआई कर सकते हैं। यदि आपके पास ड्रिप की सुविधा है तो भी आप इस रेस्ड बेड पे जो ऊंची उठी हुई मेड़े हैं इस पे भी आप अगर 2 लाइन पाइप तो उसके 2 लाइन पाइप के 2 लाइन इधर और 2 लाइन दूसरी तरफ, इस तरीके से इसकी आप बिजाई कतारों में करेंगे तो घास और जो खरपतवार है निकालने में आसानी होगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि हमारे आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है, उनके लिए अगर आप अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली। एक आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में किसान भाइयों बहनों बस इतना ही। अगली बार फिर आप सभी से होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।